कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था वाई रावण फेल्ड, एंड जिस चीज का डर था वही हुआ। तो फिल्म की शुरुआत वैसे ही होती है, यानी जेनी सबको बैरन इंडस्ट्रीज की नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कर रही होती है और टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक वो बहुत बड़ा रीजन था फिल्म के ना वर्क करने का। आई मीन यूजुअली सुपर हीरो फिल्म्स में ऐसा एक ना एक फैंटेसी एलिमेंट जरूर होता है, जैसे एक रोबोट में फीलिंग्स डालना, या एग्जैक्टली किसी फिल्म की तरह शॉट बाय शॉट फ्यूचर और पास्ट दिखाने वाला कंप्यूटर, या सैकड़ों रोबोट्स का अलग अलग चीजें बनाना। क्योंकि इन फिल्मों की स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी अच्छी होती है, इसलिए हमें ये सारे फैंटेसी एलिमेंट्स फिल्म देखते वक्त अजीब नहीं लगते। सिमिलरली रावण की टेक्नोलॉजी भी मैं इसलिए नहीं चेंज कर रहा क्योंकि यहाँ स्टोरी टेलिंग को फिक्स करने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, एक और चीज, हमारे वर्जन में ये टेक्नोलॉजी वाले सीन में ऐसा लगना चाहिए कि जेनी किसी को यह टेक्नोलॉजी बेच रही है। इन रैंडम चेहरे को दिखाने के बीच बीच में हम 2-4 डीलर या क्लाइंट टाइप लोगों को भी दिखा सकते हैं, जिनके लुक से ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ टेक्नोलॉजी बेची जा रही है। और प्लस ये भी समझ आ जाएगा कि बैरन इंडस्ट्रीज कितने घाटे में है, जो हमारे नैरेटिव का बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। इस सीक्वेंस के बाद सपने वाला सीक्वेंस आता है, जो बिल्कुल नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं। मतलब टेक्नोलॉजी बताने के बाद हम डायरेक्टली कैरेक्टर्स पर जंप करेंगे। शेखर का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा ही सिमिलर होगा, उसमें क्लाउन प्रोटैगनिस्ट वाले कुछ एलिमेंट्स होंगे, बट एट द कोर वो भी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना चाहता है। यानी वो यूजुअली समाज सेवक जैसे काम करके एक सेवियर बनने के लिए हर सिचुएशन में कूद तो जाता है, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देता है। फिर शेखर अपने ऑफिस जाएगा, जहाँ मूवी की तरह एक गेम लॉन्च करने की बात हो रही है, बट इस वर्जन में गेम बनाने के प्रेशर पर अच्छा खासा फोकस होगा। यानी यहाँ ऑफिस सीन में ह्यूमरस एनवायरनमेंट हल्का फुल्का ही होगा, और ज्यादातर फोकस इस बात पे होगा कि बैरन इंडस्ट्रीज के नए गेम को चलने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ऐसी बातें हो सकती हैं कि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, कंपनी की मार्केट कैप गिरती जा रही है, वगैरह वगैरह। इंडस्ट्री की पिछली गेम्स की सीरीज दिखाकर ये बताया जा सकता है कि सब की सब कितनी बड़ी फ्लॉप थी, और इस पे शेखर और उसकी टीम को सीरियस वाली इंसल्ट भी झेलनी पड़ती होगी। मतलब ऐसी इंसल्ट जिसको देख के थिएटर में बैठा 9 to 5 जॉब करने वाला मजदूर भी खड़े होके बोले, हाँ यही है मेरा जल्लाद बॉस। यानी ओवरऑल बैरन बाहर से तो कूल टाइप का इंसान लगे, बट साथ में हमको ये भी नजर आ जाए कि वो कंपनी को हिट कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ एक आध और बैकग्राउंड कैरेक्टर्स की जरूरत है, जो कंपनी के पीआर या बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट से होंगे। इन दो लड़कियों को हटा के वो कैरेक्टर्स रखे जा सकते हैं। आई मीन सीरियसली, हर बार विलेन के आजू बाजू लड़कियां दिखाना जरूरी है क्या? एनीवेज, अब शेखर घर पहुंचता है। वहां फिल्म जैसी ही सिमिलर कॉन्वर्सेशंस होंगी, बट थोड़े अपडेट के साथ। यहाँ शेखर ओरिजिनल फिल्म की तरह बिल्कुल रिलैक्स होने के बजाय थोड़ा टेंस नजर आएगा। आई मीन जैसे यूजुअली फादर लोग बॉस से डांट पड़ने पर टेंस होकर घर आते हैं, वैसे ही। तभी वो प्रतीक पे जाते ही गुस्सा करने लगता है। ओरिजिनल फिल्म में डिनर टेबल की कॉन्वर्सेशन शेखर का उसके नए गेम का आइडिया डिस्कस करने से शुरू होती है, बट इस वर्जन की कॉन्वर्सेशन में शेखर ये डिस्कस करता है कि आखिर उसकी पिछली गेम्स चली क्यों नहीं। शेखर यही कहेगा कि पहले की गेम्स में तो हीरो इतने कूल थे, वगैरह वगैरह, जिसपे प्रतीक अपना यूजुअल पॉइंट रखता है कि विलेन्स आर किक एस। बट फिल्म से थोड़ा अलग होकर प्रतीक यहाँ कहेगा कि एक ऐसा गेम बनाओ जहाँ प्लेयर विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से खेले, यानी विलेन बन के खेले। ये चेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि फिल्म में जब एक ऐसा गेम बनाने का पॉइंट रखा गया था जहाँ विलेन कभी नहीं हारता, तो या तो लिटरली विलेन को कभी ना हराओ, जो कि स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है, या फिर सिंपली प्रतीक की डिमांड चेंज करो, जो मैं इस वर्जन में कर रहा हूँ। शेखर फिल्म की तरह काउंटर ओपिनियन देता है कि दैट्स नॉट राइट, अच्छाई हमेशा जीतती है। जिसपे प्रतीक ऐसा कुछ कहेगा कि जब मेरे स्कूल के दोस्त आपकी सड़ी गेम्स पर मुझे चढ़ाते हैं, तब आपके अच्छे हीरोज कहाँ जाते हैं। सोनिया को ये बात सीरियस लगती है, बट शेखर इस पे भी गांधी जी टाइप लेक्चर देने लगता है कि सामने वाला कितना भी बुरा हो, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। और वो सोसाइटी में इज्जत से रिलेटेड भी कुछ कहता है कि हम अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे तो इज्जत भी बनी रहेगी। मतलब एग्जैक्टली ये नहीं, बट ऐसा कुछ। इससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि शेखर ऑल्दो गड़बड़ करता है, पर इंटरनली वो भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट ही चाहता है। एंड प्रतीक ये देख के कि उसके अप्पा भी उसकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे, उठ के चला जाता है। इन चेंजेस से सीन में थोड़ा वेट आएगा, क्योंकि ओरिजिनल वर्जन में मुझे प्रतीक सिली वाला रूट लगा था। एंड नो डाउट ऐसे टीन्स होते हैं जो बिना रीजन के पगला जाते हैं, और यहाँ पे मैं प्रतीक को एकदम ही बेचारा दिखाने को भी नहीं कह रहा, बट उसके रूड बिहेवियर के साथ साथ वो रूडनेस कहाँ से आ रही है ये भी दिखाना जरूरी है। एंड गेस व्हाट, ओरिजिनल फिल्म में भी ऐसे कुछ सीन थे, बट उनको फाइनल कट में नहीं रखा गया। इस वर्जन के सीन में ये समझ आ जाएगा कि प्रतीक और शेखर दोनों रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, बट अलग अलग तरीकों से।
से। फिल्म की तरह सोनिया भी टेबल से उठ के चली जाती है एंड इस वर्जन में एटलीस्ट वो एक जिद्दी प्रतीक को पैम्पर करती हुई नहीं नजर आएगी, क्योंकि यहाँ ऑल्दो शेखर की बात मॉरली राइट है पर प्रैक्टिकली प्रतीक का ओपिनियन भी नेचुरल है। शेखर का प्रतीक के एडवाइस अचानक से मान जाना भी फिल्म में थोड़ा सडन लगता है। आई मीन ऑफ कोर्स शेखर अपने बेटे को इम्प्रेस करना चाहता है, बट फिर भी इस पे भी एक और लेयर होनी चाहिए थी। ऑल्दो डिनर टेबल पे प्रतीक शेखर की बात नहीं समझता, पर उसके बाद एक मोमेंट होगा जहां हम देखते हैं कि बच्चे की विश कितनी भी सिली हो, एक फादर उसके आगे झुकी जाता है। और इसके लिए कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं, बस कुछ ग्लिम्स चाहिए, जैसे फिल्म में जब शेखर बेडरूम में जाता है। बट अगेन इस पे एक और लेयर होगी। अगले दिन जब शेखर स्कूल जाता है तो यहाँ उसे प्रतीक का पॉइंट ऑफ व्यू भी रियलाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सीन हो सकता है कि प्रतीक का कोई दोस्त साइकिल से आ रहा होगा एंड वो दोनों साइकिल पार्क करने जाते ही होंगे कि स्कूल का बुली उन्हें मिल जाता है, जो कहता है कि ये उसका पार्किंग एरिया है। मीनवाइल शेखर सब देख रहा होगा। प्रतीक बुली से तू तड़ाक करने लगता है एंड जैसे ही एक फाइट होने वाली होती है शेखर बीच में कूद पड़ता है और अपना अच्छाई वाला टिपिकल लेक्चर देने लगता है। शेखर अपने शरीफ इंटेंशन से ही सबको अच्छी बात सिखाने की कोशिश करता है, पर एक तरफ प्रतीक एम्बैरेस हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ बुली उस पर हंस रहा होता है। फिर प्रतीक को साइड ले जाके शेखर उसे भी समझाता है, पर जब उसे लगता है कि प्रतीक सबके सामने हुए ह्यूमिलेशन से एक्चुअली में बहुत सैड है, तो वो उसे चीयर अप करने के लिए इन द मोमेंट डिसीजन लेता है कि वो एक ऐसा गेम बनाएगा जहाँ खेलने वाला प्लेयर विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलेगा। ये बात प्रतीक को एज यूजुअल कूल लगती है। यहाँ शेखर पावर से रिलेटेड ज्ञान भी देता है। एट द कोर वो यही कहना चाहता है कि अगर तुम पावरफुल हो तो उस पावर को डिवाइड करना भी सीखो। मे बी साया वाली शायरी को हटा के इसी से रिलेटेड कोई शायरी हो सकती है। फिर शेखर कार बैक करते समय गलती से टक्कर मारता है, जिससे सारी साइकिलें लाइन से गिरते गिरते उस बुली की साइकिल भी गिरा देती हैं। सारे बच्चे बुली पे हंसने लगते हैं, ये सोच के कि शेखर ने जानबूझ के जवाब दिया है। प्रतीक भी सब बच्चों के साथ बुली पे हंसता है एंड फिर एक बार शेखर समाज सेवा के चक्कर में गड़बड़ कर ही देता है। इसके बाद का स्कूल वाला सीन नहीं रखना है, क्योंकि ना तो ये कुछ ऐड कर रहा है स्टोरी में और ना ही फनी है। इकलौती इन्फॉर्मेशन इस सीन में प्रतीक के यूजर नेम की होती है, बट इसको हटाने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे वर्जन में शेखर और आकाशी को छोड़ के किसी को पता नहीं होता कि लूसीफर कौन है। और रही बात ऑडियंस को ये इन्फॉर्मेशन देने की, तो वो आगे दी जाएगी। इस सीन को रिप्लेस करके कोई बुलिंग सीन रखा जा सकता था। जो सीन डिलीट किया गया था उसको ही रख सकते थे। सही बताऊं तो बिना इन डिलीटेड सीन्स के फिल्म में प्रतीक बुली लगता है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि बिली उसके साथ क्या क्या करता है, इसलिए हमें उसका बिली को सबक सिखाना उतना इम्पैक्ट नहीं देता। ऑल्दो वो सीन भी बहुत ही चाइल्डिश था, बट स्टिल उसको थोड़ा इम्पैक्टफुल बनाकर रखा जा सकता था। जैसे इस सीन में ये दिखा सकते थे कि साइकिल वाली इंसल्ट की वजह से बिली प्रतीक और उसके दोस्तों को बुली कर रहा है। वो इस बात को लेकर भी चढ़ा सकता है कि प्रतीक के डैड कितनी घटिया गेम्स बनाते हैं। सीन का एंड प्रतीक के ये होप करने से हो सकता है कि काश मेरे अप्पा कभी तो कुछ अच्छा बनाए कि मुझे ये सब ना झेलना पड़े। बिली शेखर की गेम की डीवीडी सबके सामने डस्टबिन में फेंकता है और उसी मोमेंट हम दूसरे सीन में ट्रांजिशन करते हैं, जहां शेखर उन्हीं डीवीडीज को अपने ऑफिस में डिस्कस करने जा रहा होता है। ये मुझे बड़ा बढ़िया तरीका लगा दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज को एक स्मूथ ट्रांजिशन देने का। इस सीन का एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इसके बाद गेम बनाने का मोन्टाज आएगा, बट यहाँ भी थोड़े चेंजेस होंगे। याद है मैंने कहा था कि फिल्म में क्रिएटर और क्रिएशन का बॉन्ड रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे वर्जन में गेम बनाने का मोन्टाज पूरा हैप्पी नहीं रहेगा। आई मीन अगर हम गेम को बनाते हुए कोई स्ट्रगल नहीं दिखाएंगे तो आगे गेम से रिलेटेड आने वाले मोमेंट्स उतना इम्पैक्ट नहीं देंगे। मतलब जब गेम बन के रेडी हो जाए तो एज एन ऑडियंस हमें भी शेखर की तरह एक सेंस ऑफ ग्रैंडनेस फील होनी चाहिए, जैसे चिट्टी के बनने पे फील होती है। जब यही गेम बर्बाद हो रहा हो तो हमें भी पेन फील होना चाहिए, जैसे चिट्टी के डिसमेंटल होने पर फील होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सीक्वेंस को बहुत इंटेंस बना दो, गाना एग्जैक्टली यही रहेगा, पर उसमें कैरेक्टर्स को गेम के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाएंगे, जैसे रोबोट के ओ नए इंसान गाने में था। फॉर एग्जाम्पल गाने में ये विजुअल्स दिखा सकते हैं कि कैसे दिन और रात एक करके शेखर काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा और उन्हें मिस कर रहा है। या फिर प्लेयर का जो हार्ट है उसे बनाने में वो स्ट्रगल फेस कर रहा हो, क्योंकि आगे चल के इस वर्जन में हार्ट का भी थोड़ा बहुत रोल बढ़ने वाला है। या फिर एक विजुअल ये भी दिखा सकते हैं कि प्रतीक के किसी इंपॉर्टेंट दिन पे, जैसे पीटीएम या फुटबॉल मैच पे शेखर नहीं आ पाता, क्योंकि वो रात भर उसको बर्थडे पे देने वाले सूट पर काम कर रहा होता है, जो अगेन इस वर्जन के आने वाले मोमेंट को सेटअप करेगा। सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे मोन्टाज में गेम बनाने की स्ट्रगल और आगे आने वाले कैरेक्टर मोमेंट्स को सेटअप किया जाए, जिससे फिल्म में वेट आएगा। इस मोन्टाज में गाना चलते हुए एक और सीन आएगा जहां जेनी शुरुआत में बताई गई टेक्नोलॉजी के किसी इक्विपमेंट के पास खड़ी होगी। रेफरेंस के लिए फिल्म में दिखाया गया बड़ा सा क्यूब ही ले लो। जेनी इसी इक्विपमेंट को देखते हुए सोच में डूबी होती है। तब तक शेखर जीवन के सूट का टेस्टिंग गियर पहने कहीं से वहां आता है और पूछता है कि क्या सोच रही हो। जेनी बताती है कि बैरन इंडस्ट्रीज की डिजिटल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड में लाने वाली नई टेक्नोलॉजी
कितनी रेवोल्यूशनरी है। और इसे बेचने के बजाय अगर हम अपने ही किसी प्रोडक्ट में इसको लॉन्च करें तो हम एक लीडिंग कंपनी बन सकते हैं। शेखर पहने हुए जीवन गियर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ, सही कहा, अगर अपने किसी प्रोडक्ट में इसको लॉन्च किया तो कंपनी टॉप पे पहुंच जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं और चाहते हुए शेखर व्हाइट बोर्ड पे प्रोजेक्ट बी लिख देता है। इसके बाद गेम के लेवल समझाने वाला एक्सपोजिशन सीन आता है। जैसा मैंने पहले कहा था, ये एक्सपोजिशन सिंपली बोल के नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका एक सीन होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक्शन से ही हमें इन्फॉर्मेशन समझ आ जाए। शो डोंट टेल, याद है ना? ऑल्सो फिल्म में हम गेम के लेवल्स 3 बार एक्सपीरियंस करते हैं, जो इसकी सरप्राइज वैल्यू खत्म कर देता है। इसलिए यहाँ गेम के लेवल्स एक्सप्लेन नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा इस सीन में हार्ट की इम्पोर्टेंस और उसका यूज बताया गया है। अगर हार्ट के यूज की बात करें, मतलब यही इन्फॉर्मेशन कि दोनों कैरेक्टर्स हार्ट के बिना कमजोर हैं वगैरह वगैरह, तो इसको यहाँ बताने का मुझे कोई सेंस नहीं लगा, क्योंकि गेम में तो हम ऐसा कुछ नहीं देखते कि जीवन या रावण का हार्ट निकल चुका है और वो कमजोर हो गए हैं। ये चीज तो हम तब देखते हैं ना जब दोनों गेम से बाहर आते हैं। तो इसको इस सीन में बताने की जरूरत ही क्या है जहाँ किसी को अंदाजा ही नहीं है कि जीवन और रावण बाहर आने वाले हैं। इसलिए हम हार्ट के यूज की इन्फॉर्मेशन भी नहीं बताएंगे। रही बात हार्ट के इम्पोर्टेंस की, तो इसके लिए एक अलग सीन होगा जिसमें थ्रू एक्शन हम इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे और साथ में इस वर्जन का नया प्लॉट एलिमेंट भी। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन वाला सीन नहीं रहेगा। इसको रिप्लेस करने वाले सीन में शेखर सोनिया को अपने लैब लाता है। लैब में आकाशी और जेनी भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। हमारी तरह सोनिया भी गेम की सारी टेक्निकल चीजों को अम्यूजिंगली देखती है। कहीं वीएफएक्स का काम चल रहा है, कहीं बॉडी सूट टेस्ट हो रहा है। एक जगह जीवन के सर का रेफरेंस स्कल्पचर भी रखा रहता है, जिसे देखकर सोनिया शेखर को फ्लर्टी कॉम्प्लीमेंट भी देती है। लैब को ऑब्जर्व करते समय फोकस सोनिया पे ही रहता है। शेखर बैकग्राउंड में जेनी और आकाशी के साथ टेक्निकल बातों में बिजी हुआ ही होता है कि सोनिया का अटेंशन बड़ी अट्रैक्टिव चीज पर जाता है। वो उसे छूने जा ही रही होती है कि शेखर उसे इंटरप्ट कर देता है। फिर शेखर बताता है कि सोनिया ये गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आकाशी इसका पूरा नाम लेता है। सोनिया का कंफ्यूज लुक देख के जेनी कहती है इसे सिंपली हार्ट कहते हैं। फिर सोनिया पूछती है पर इसका गेम में क्या काम? जेनी कहती है कि ये प्रोजेक्ट बी का हिस्सा है। शेखर उसे गुस्से से देखता है। सोनिया फिर पूछती है ये प्रोजेक्ट बी क्या है, पर शेखर कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट कर देता है और जेनी के इशारे पे आकाशी सोनिया को दूसरी जगह दिखाने ले जाता है। शेखर अब तमिल में जेनी को डांटता है। फिर जेनी बोलती है ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने हार्ट का डेटा कोड क्या सेट किया है। डेटा कोड अभी के लिए एक रैंडम टेक्निकल वर्ड मान लो जिसे आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं इतना टेक्निकल गुरु नहीं हूँ कि एग्जैक्ट टर्म ढूंढ निकालूं। और साथ में डायलॉग्स को भी इग्नोर करना। यहाँ पे मैं बस डायलॉग्स का कोर मीनिंग नरेट कर रहा हूँ। फाइनल डायलॉग्स इससे बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो जेनी पूछती है कि जीवन के हार्ट का डेटा कोड क्या सेट किया गया है, जिसपे शेखर कहता है कि ये गेम मैंने प्रतीक के लिए बनाया है। कहीं ना कहीं उसकी बुराई को लेकर जो सोच है, मैं उसके सामने हार गया, पर अब मुझे समझ आ गया है कि उसे बुराई इतनी पावरफुल क्यों लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छाई के रास्ते पे चल के प्रतीक उसको परेशान करने वाले लोगों से लड़ नहीं पाता। यहाँ बेसिकली शेखर स्कूल वाले इंसिडेंट को रेफरेंस कर रहा है। फिर शेखर बोलता है इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट बी को हाँ कहा। अब मैं खुद तो ये काम नहीं कर पाया, पर क्या पता मेरा जीवन प्रतीक का अच्छाई पर विश्वास ले ही आए। जेनी रिस्पेक्टफुली शेखर को देखती है, फिर कंफ्यूज होकर पूछती है बट मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुमने कोड सेट क्या किया है। शेखर उसे एक डम लुक देकर चला जाता है। इसके बाद ओरिजिनल फिल्म में चोर वाला सीन आता है एंड क्या कहूं मैं इसके बारे में, ये बहुत ही कंफ्यूज सीन लगता है। एक तरफ इसमें कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक और शेखर के बॉन्ड में ट्रेजेडी दिखाने की। दोनों ही चीजें इस सीन में अचीव नहीं हो पाती, इसलिए ये सीन भी हमारे वर्जन में नहीं होगा। बट इस सीन का फादर सन बॉन्ड में ट्रेजेडी दिखाने का ऑब्जेक्टिव मैं जरूर रखूंगा, जो आगे एक नए सीन में दिखाया जाएगा। यानी लैब वाले सीन के बाद हम रावण के आउट ऑफ कंट्रोल होने की कुछ ग्लिम्पसेस देखते हैं। ये सीन भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ। यहाँ बैरन और उसकी पीआर टीम गेम की फाइनल टेस्टिंग देखने आएंगे। रावण फिल्म की तरह आकाशी के हाथ को चोट पहुंचाता है, जिसके बाद शेखर और उसकी टीम मिस्टर बैरन से गेम पर काम करने के लिए और दिन मांगते हैं। एक पल को बैरन मान भी जाता, पर उसके 2 पीआर चमचे इंटरप्ट करते हैं कि गेम की लॉन्च करीब है, इस पे बहुत पैसा लगा हुआ है, कंपनी डूब जाएगी वगैरह वगैरह। ये चेंज भी जरूरी है क्योंकि फिल्म में मैं यही सोच रहा था कि अगर गेम में इतनी गड़बड़ी हो रही है तो किसी ने कंपनी से और टाइम क्यों नहीं मांगा। आई मीन सीडी प्रोजेक्ट को ही ले लो, 9 साल से साइबर पंक बना रहे थे, फिर भी गेम के नाम पे हक दिए। अब आता है गेम का लॉन्च। फिल्म की तरह इस वर्जन में भी गेम का एक ट्रेलर होगा, बट ट्रेलर में फर्क यही होगा कि यहाँ जीवन से ज्यादा रावण को एक कूल वे में एडवर्टाइज किया जा रहा है, क्योंकि
रावण इस वर्जन में गेम की मेन यूएसपी है। यहाँ ऑडियंस में भी चेंज होगा क्योंकि गेम के लॉन्च पे प्रतीक अपने स्कूल के क्लासमेट्स को भी लाता है और इवन नीचा दिखाने के लिए उस बुली को भी। फिल्म की तरह ही शेखर प्रतीक और उसके दोस्तों को रावण की खूबियां बता के हाइप करता है और प्रतीक सेम तरीके से एक्साइटेड होता है। आकाशी गेम का ट्रायल भी देता है बट इस वर्जन में रावण का सूट पहन के, ना कि जीवन का। एंड यहाँ फाइट के एंड में उसको रावण का आउट ऑफ कंट्रोल होने का एहसास रावण से पड़ी लात से नहीं होता, बल्कि आकाशी जब रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिंपल मूव करने जा रहा होता है तब रावण उस मूव को कॉम्प्लेक्स बना के आकाशी को चोट पहुंचा देता है। मे बी आकाशी एक सिंपल आर्म मूव से जीवन को हराने जा रहा हो बट रावण उस मूव को इतना तेज कर देता है कि आकाशी को जमीन पे हाथ मारने की वजह से चोट लग जाती है। इससे ये भी एक्सप्रेस होगा कि रावण कितना ब्लड थर्स्टी है और खेलने वाले प्लेयर को भी वैसा बना सकता है। सब लोग एज यूजुअल स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। फिर प्रतीक अपने दोस्तों को लेकर गेम खेलने की जिद करता है। शेखर खुश हो जाता है कि उसे गेम अच्छी लग रही है और सारे बच्चों को आकाशी, सोनिया और जेनी के साथ गेमिंग एरिया में ले जाता है। गेमिंग एरिया में प्रतीक रावण का सूट पहनने के लिए दौड़कर उसे हैंगर से उतारता ही है कि तब तक शेखर उसके सामने एक बॉक्स लेके खड़ा हो जाता है। ये वही बर्थडे गिफ्ट है जिसके लिए शेखर गेम बनाने के मोन्टाज में दिन रात मेहनत कर रहा था। प्रतीक सड़ा सा मुंह बना के बॉक्स खोलता है और उसमें होता है जीवन का सूट। शेखर कहता है हैप्पी बर्थडे सन। एक आध को छोड़ के प्रतीक के सारे दोस्त हंसने लगते हैं। शेखर भी इनोसेंटली हंसता है ये सोच के कि बच्चे खुशी में हंस रहे हैं। आकाशी और इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है दिस इज अ स्पेशल एडिशन, ओनली वन सूट। After some tests, we'll launch it for everyone. But as for now, it's just for you. बिली रावण का सूट हंसते हुए प्रतीक से ले लेता है। प्रतीक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। शेखर पूछता है क्या हुआ प्रतीक? बेइज्जती ना हो इसलिए प्रतीक शेखर से दांत पीस के कहता है जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होना होता है तो आप अपने हीरो को लेके मेरा मजाक क्यों उड़वाते हो? शेखर का रंग उड़ जाता है। सोनिया प्रतीक को टोकती है। इससे पहले प्रतीक और अपसेट हो जाए, जेनी सिचुएशन को संभालते हुए कहती है अरे रावण तो इतना पावरफुल है, उसके साथ तो कोई भी गेम जीत सकता है। प्रतीक की एक दोस्त जेनी का साथ देते हुए कहती है हाँ दैट्स राइट, असली प्लेयर तो वो होगा जो जीवन के साथ गेम जीतेगा। प्रतीक ऑल्दो कन्विंस हो जाता है बट स्टिल इरिटेटेड चेहरे के साथ शेखर को घूरते हुए सूट पहनता है। शेखर इतना उदास कभी नहीं दिखा। प्रतीक और बिली जीवन और रावण के कैरेक्टर्स रिस्पेक्टिवली चूज करके गेम चालू करते हैं और उसमें एंगेज हो जाते हैं। सोनिया और जेनी शेखर को कंसोल करते हुए पार्टी में ले जाती हैं। गेम खेलते समय प्रतीक बार बार हारते हारते रह जाता है बट फिर भी किसी तरह लेवल 2 तक पहुंचता है। मीनवाइल जेनी और सोनिया शेखर को समझा रहे होते हैं तभी आकाशी लैब से आता है और बताता है कि प्रतीक गेम में एंगेज्ड है। शेखर का मूड थोड़ा बहुत ही सही होता है, पूरा नहीं। सोनिया और जेनी बात करते हैं कि माहौल लाइट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जेनी सोनिया की एंगेजमेंट रिंग लेकर इसी मोमेंट सबके सामने आकाशी को प्रपोज कर देती है और आकाशी हाँ कर देता है। आई गेस एक लड़की को प्रपोज करते हुए दिखाना स्वीट और यूनिक भी लगेगा। शेखर का मूड दोनों की खुशी देख के फॉर द टाइम बीइंग अच्छा हो जाता है। अपनी एंगेजमेंट वाली रिंग देख के शेखर और सोनिया को खुद की लव लाइफ भी याद आ जाती है। अब यहाँ गाने की जरूरत तो नहीं है बट फिर भी उसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यू नो बॉलीवुड और प्लस क्रिमिनल सॉन्ग है भी धांसू। ओरिजिनल गाने की तरह चारों कपल्स नाच नाच के रोमांस करते हैं। और हाँ, लैब में इस समय बच्चों के साथ एक असिस्टेंट भी होगा, मे बी ये लड़का, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म में मैं यही सोच रहा था कि एक बच्चे को अकेले कोई ऐसे लैब में कैसे छोड़ सकता है। हाँ तो गाना होता है, सब गर्दा उड़ा के नाचते हैं। मीनवाइल गेम में प्रतीक उतने अच्छे से जीवन के सूट के साथ जीत नहीं पा रहा क्योंकि ऑब्वियसली रावण ज्यादा पावरफुल है। ज्यादातर बच्चे बिली के लिए ही चीयर करते हैं। शेखर नाचते नाचते नशे में धुत हो जाता है और फाइनली गाना खत्म होता है। आकाशी जाके गेम पॉज कर देता है। ऑल्दो गेम लेवल 2 पे रोक दिया गया था बट स्टिल सारे बच्चे सिर्फ उस लड़की को छोड़ के बिली को शाबाशी देते हैं। तब तक शेखर नशे में धुत वहां एंटर करता है। प्रतीक गुस्से में शेखर का दिया हुआ गिफ्ट यानी जीवन का सूट डस्टबिन में फेंक देता है। शेखर का रोने जैसा चेहरा हो जाता है। जाते जाते प्रतीक शेखर को कहता है कि आज के बाद अपनी अच्छाई वाली बुलशिट कभी मत लाना। शेखर इतना एम्बैरेस्ड होता है कि वो आकाशी से भी नजरें नहीं मिला पाता। आकाशी चीजों को वापस अरेंज करके शट डाउन करने में जुट जाता है। तब तक हम शेखर को फॉलो करते हैं। वो उसी इक्विपमेंट के पास जाता है जहाँ जेनी और वो बात कर रहे थे। फिर वो पीसी पर कुछ टेक्निकल चीज करता है एंड हमें मालूम पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट बी लॉन्च कर रहा है। शेखर अभी भी पूरे नशे में है। फिर वो उस जगह बढ़ता है जहाँ दोनों कैरेक्टर्स के हार्ट रखे हैं पर वो जीवन का नहीं रावण का हार्ट उठाता है और साथ में प्रतीक की कही हुई बात बड़बड़ाता रहता है, अच्छाई वाली बुलशिट मत लाना, आज के बाद अपनी अच्छाई वाली बुलशिट मत लाना। शेखर हार्ट को इक्विपमेंट में फिट कर देता है। मतलब अभी के लिए ऐसे ही सोच लो, ज्यादा डिटेल टेक्निकल विजन मेरे पास नहीं है। बेसिकली यहाँ प्रोजेक्ट बी के अंडर शेखर रावण को बाहर ला रहा है। इनिशियली वो जीवन को लाने वाला था, तभी उसने जेनी से पहले कहा था कि जीवन प्रतीक को अच्छाई की ताकत बताएगा। बट आज रात शेखर इतना टूट जाता है कि वो अपने बेटे की वैलिडेशन पाने के लिए एक एक्सट्रीम स्टेप लेने जा रहा होता है, यानी जीवन की जगह प्रतीक के फेवरेट रावण को बाहर लाने वाला होता है। एंड यस,
ये मूवी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा चेंज है। बट इस वर्जन में मुझे रावण का निकलना कैरेक्टर वाइज ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है, क्योंकि फिल्म में रावण का खुद गेम से निकलना आई डोंट नो व्हाई बट मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। इसलिए मैंने आउटकम यहाँ सेम रखा है, बस उस आउटकम तक पहुंचने का तरीका चेंज किया है। तो शेखर प्रोजेक्ट भी शुरू कर देता है। जब तक चीजें प्रोसेस हो रही होती हैं तब तक शेखर नशे में ही रावण के मॉडल से बात करता है, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे फिल्म में करता है, क्योंकि ये वाला बिट फिल्म में एक्चुअली अच्छा था। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ शेखर का इमोशन हैप्पी नहीं सैड होगा। जैसे वो ये कह सकता है, रावण सर लगता है मेरा बेटा मुझसे ज्यादा आपको पसंद करता है, तो उसका बर्थडे गिफ्ट भी आप ही होंगे, मतलब ऐसा ही कुछ। एंड यहाँ शेखर को कोई इविल बाप टाइप में समझना जो अपने बेटे की वाट लगाना चाह रहा है। इट्स जस्ट दैट कि वो अपने बेटे को इम्प्रेस करने के चक्करों में इतना टूट गया है कि अब यही एक्सट्रीम स्टेप उसकी लास्ट होप है अपने बेटे का दिल जीतने के लिए। आकाशी को पीआर की तरफ से कॉल आता है जो इस समय बैरन के साथ मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। वो आकाशी से कहता है कि यहाँ कुछ लोगों को खबर फैल रही है कि लैब में गड़बड़ी है, इसे जल्दी फिक्स करो वरना गेम की सेल्स अफेक्ट होंगी। आकाशी हेल्प मांगने ही वाला होता है कि फोन कट हो जाता है। एंड यहाँ फिर वही रावण के निकलने का झोल झमेला होता है। आकाशी शेखर को होश में लाने की कोशिश भी करता है। इवेंचुअली चीजें सही करने के चक्कर में जब ऑलमोस्ट पूरी बिगड़ जाती हैं, तब शेखर आधा होश में आता है। वो फिर से गेम की टीम से कम्युनिकेट करके हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर पीआर वाले कम्युनिकेशन रोकते रहते हैं ताकि इमेज हैम्पर ना हो। एंड आखिरकार जब वो लूसीफर मस्ट डाई पढ़ता है तब जाके उसे पूरा होश आता है। अब उसे समझ आ गया है कि उसने अपने बेटे को खुश करने के चक्कर में उसके मरने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। शेखर बिना देर के प्रोजेक्ट भी फिर से लॉन्च करता है। इस बार शेखर जीवन का हार्ट प्रोसेस करता है। हमें वही फिल्मी तरीके से कितना % कंप्लीट हुआ है दिखता रहता है। मीनवाइल जीवन को बाहर लाने के प्रोसेस के साथ साथ रावण का आकाशी को ढूंढना और उसको मारना भी दिखाया जाता है। इससे शॉट बाय शॉट सस्पेंस बढ़ता रहेगा। रावण आकाशी को मार देता है और उसकी डेड बॉडी फिल्म की तरह ही तारों पर लटकते हुए शेखर देख लेता है। ये देखते ही शेखर हार्ट प्रोसेस होने वाली जगह पे पहुंचता है। रावण फिल्म की तरह आकाशी बन के एनर्जी ले रहा होता है, पर इस टाइम एनर्जी लेते समय में भी इतने सारे करंट की वजह से आकाशी की बॉडी जल जाती है। शेखर हार्ट वाले एरिया में ही छुपकर रावण के जाने का वेट करता है, पर रावण उसी जगह आ जाता है। जैसे ही वो जीवन के हार्ट रिवाइव होने वाली जगह की तरफ बढ़ ही रहा होता है, शेखर उसके सामने आ जाता है। फिल्म की तरह रावण उससे पूछता है, शेखर हल्की सी नजर घुमा के देखता है कि हार्ट का प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा ही टाइम बचा है। रावण फिर पूछता है, ये समझते हुए कि प्रतीक को बचाने की इकलौती उम्मीद को जिंदा होने के लिए बस कुछ टाइम चाहिए जो सिर्फ उसके सैक्रिफाइस से आ सकता है। शेखर कहता है, हाँ मैं लूसीफर आया, लूसीफर आया, लूसीफर। रावण उसे मार देता है। शेखर के लास्ट मोमेंट पे जाके प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। रावण शेखर के पास जाके उसका आईडी कार्ड स्कैन करता है एंड तब उसे पता चलता है कि ये लूसीफर नहीं था। यहाँ मैंने आईडी कार्ड भी बाद में स्कैन कराया है ताकि शेखर को मारने का इंटेंशन रावण की एक जेन्युइनली इवल साइड से आए, ना कि एक टीचर की तरह जो झूठ बोलने पे सजा दे। फिर सबके नैना वैसे ही भरेंगे जैसे फिल्म में भरे थे, बस कुछ चेंजेस के साथ। पुलिस को शेखर की डेड बॉडी नदी की जगह लैब में मिलती है और यहाँ थोड़ा और डरावना दिखाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि शेखर की लटकी हुई बॉडी के अराउंड रावण का वही सूट रैप्ड होता है जिसके लिए प्रतीक जिद कर रहा था, मानो रावण ने जबरदस्ती शेखर की लटकी हुई लाश को वो सूट पहनाया हो। एनीवेज, लाश देख के दिल दहलने के बाद प्रतीक डस्टबिन में पड़ा हुआ शेखर से गिफ्ट में मिला जीवन का सूट निकालता है और उसे गले लगा लेता है। फिर पुलिस सबको क्राइम सीन से भगाने लगती है। आकाशी को मिसिंग ठहरा दिया जाता है, जिसकी वजह से जेनी भी पूरे गाने में आकाशी का पता लगाने की कोशिश करती रहती है। ये चेंज भी जरूरी है क्योंकि फिल्म में जेनी का बॉयफ्रेंड लिटरली लैब वाले दिन से गायब होता है और वो पूरे गाने में ऐसे चिल्ड आउट होती है मानो उसका बीएफ आकाशी नहीं कबीर सिंह था। रावण आकाशी बनकर छुप छुपा के शहर में घूम रहा होता है। फिर शेखर की डेथ का और तमाशा होता है। लैब में ये सब होने के बाद लोगों में डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से गेम की सेल्स गिरने लगती हैं। लोग बैरन इंडस्ट्रीज को बॉयकॉट करने लगते हैं। कंपनी पे कई केसेस भी लगते हैं। इसलिए कंपनी की रेपुटेशन और पैसा बचाने के लिए बैरन और उसके पीआर चमचे ये बताते हैं कि शेखर ने आकाशी की मदद से रावण को बाहर लाया। मीडिया वाले पूछते हैं कि सोर्सेस के अकॉर्डिंग आकाशी टीम से हेल्प मांग रहा था जो चीजें सॉल्व कर सकती थी, पर आपने रेपुटेशन के चक्कर में हेल्प डिनाई
कर दी। पीआर वाले इसे भी डिनाई करके कहते हैं कि कॉल हमने किया था, पर वो लोग रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने प्लान को अंजाम देना था। साथ में कंपनी वाले रावण की आकाशी के रूप में सीसीटीवी से ली गई फुटेज दिखा के कहते हैं कि हमारे सोर्सेस के अकॉर्डिंग आकाशी अभी भी फरार घूम रहा है। जेनी ये न्यूज देख के और अपसेट हो जाती है। फिर बैरन बताता है कि रावण गेम से निकला क्योंकि उसे लूसीफर चाहिए था और शेखर ही लूसीफर था जिसको मार के रावण वापस चला गया, इसलिए किसी भी कस्टमर को घबराने की जरूरत नहीं है। शेखर सुब्रमण्यम ही इन सब की जड़ था। मतलब बेसिकली यहाँ लोग मिलकर अपना नाम और पैसा बचाने के लिए शेखर को फंसा रहे हैं। ऑल्दो शेखर ने प्रोजेक्ट भी चालू किया था, बट मे बी अगर कंपनी वाले इतना रश ना करते तो क्या पता ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता। इस इंटरव्यू के बाद लोग सोनिया और प्रतीक को टारगेट करने लगते हैं। फुल नो वे होम स्टाइल समझ लो। एंड हाँ, ये सारे सीन्स भरे नैना गाने में हो रहे हैं। एक सीन ऐसा भी होगा जहाँ पुलिस प्रतीक से शेखर की आखिरी निशानी यानी उसका जीवन का सूट भी छीन लेते हैं। ऐसा करते हुए बिली को भी दिखा सकते हैं। इतना डिफेमेशन होते हुए देख सोनिया वापस इंडिया जाने की तैयारी करती है। फिल्म की तरह प्रतीक इंडिया को निकलने वाले दिन लैब भाग जाता है, जो इस वर्जन में कुछ दिनों में डिसमेंटल किया जाने वाला है। जेनी भी वहाँ एक आखिरी बार आकाशी का कुछ क्लू ढूंढने आई होती है। वो दोनों फिल्म की तरह ही लैब के चक्कर लगाते हैं। इसके साइड बाय साइड हम ये देखते हैं कि रावण लूसीफर की तलाश में आकाशी के घर पहुंच गया है, जहां उसकी अम्मा अपने बेटे को वापस देखकर इतना खुश हो जाती है कि वो उसके लिए चाइनीज फूड बनाती है। लैब में प्रतीक आकाशी को फोन करता है और उससे फिल्म की तरह अपने यूजर नेम की डिटेल्स दे ही रहा होता है कि जेनी उसे फोन कट करने का इशारा करती है। प्रतीक फोन काट देता है और देखता है कि जेनी को वही रिंग पड़ी मिली है जो आकाशी को उसने पहनाई थी। दोनों ये समझ जाते हैं कि फोन पे रावण था, जो फिल्म की तरह आकाशी की अम्मा और उसके चाइनीज फूड को मिडिल फिंगर दिखा के प्रतीक के पीछे आ रहा होता है। फिल्म की तरह प्रतीक और जेनी पैनिक हो जाते हैं। प्रतीक पागल होने लगता है कि क्या किया जाए। तब जेनी प्रोजेक्ट बी का नाम लेती है। फिर यह प्रतीक और ऑडियंस को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है जो मैंने पहले बताया था। प्रतीक पूरा प्रोजेक्ट समझ के बोलता है, यानी हमें जीवन को बाहर लाना है। मूवी की तरह जेनी फटाफट प्रोसेस चालू करती है, पर फिर वो रुक के कहती है कि मुझे तो हार्ट को रिवाइव करने का प्रोसीजर ही नहीं आता। उसका डेटा कोड भी शेखर को ही मालूम था। दोनों फिर होपलेस हो जाते हैं। जेनी प्रतीक को फिल्म की तरह भागने को कहती है। सोनिया भी घर से प्रतीक को लेने निकल जाती है और रावण किसी भी मोमेंट लैब पहुंच सकता है। तभी जेनी शुरुआत की टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट देखती है और उसे डेटा कोड वाली बात याद आ जाती है। वो सर्वर पे हार्ट के डेटा कोड का स्टेटस चेक करती है। अगेन टेक्निकल बुलशिट। मतलब बेसिकली ये चेक करती है कि हार्ट एक्टिव है कि नहीं। एंड यस, जो हार्ट का प्रोसीजर जेनी को नहीं आता था, शेखर ने मरते मरते वो पूरा कर दिया था। इसी सैक्रिफाइस के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था, जहां कैरेक्टर की डेथ एक प्लॉट मूव को अंजाम दे और प्लस इससे एक और चीज अचीव हो जाती है। यूजुअली सुपर हीरोज के सूट में तुम लोग कोई ना कोई एलिमेंट देखोगे जो उनके ओरिजिन या कैरेक्टर को हाईलाइट करे। जैसे आयरन मैन का आर्क रिएक्टर उसके केव से निकलने का ओरिजिन हाईलाइट करता है। क्रिश का मास्क से अपनी आइडेंटिटी छुपाना उसके अपनी दादी को दिए प्रॉमिस को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं क्रिश का जैकेट रोहित की ब्लेसिंग्स को। सिमिलरली यहाँ जीवन का हार्ट भी अब शेखर के सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जेनी मनी मन शेखर को थैंक्स करती है और हार्ट जीवन के सूट में लगा देती है। कट टू द चेस सीक्वेंस, जो फिल्म की तरह ही रहेगा क्योंकि वो ऑसम था। फिर होती है जीवन की एंट्री, जो अगेन सेम रहेगी क्योंकि ये डबल ऑसम थी। फिर रावण जीवन कार उड़ाते हैं। इसमें एक एडिशन ये होगा कि कार उड़ाने के साथ साथ ये लोग डॉज भी करेंगे, क्योंकि फिल्म में ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे पे निशाना लगाने के बजाय 2 साल के बच्चों की तरह खेल रहे हैं। फिल्म की तरह हवा में रावण अपने असली रूप में आ जाता है। कार ब्लास्ट होती है। जीवन टेरेस पे बंदरों की तरह पहुंचता है, पर रावण ऑलरेडी वहां होता है। फिर वो टंकी पर निशाना लगाता है, पर यहाँ रावण टूटता नहीं है। हमको तब से बताया जा रहा था कि रावण कितना पावरफुल विलेन है और जीवन उसके सामने कुछ भी नहीं। पर मूवी में दोनों के पहले ही एनकाउंटर में जीवन जीत जाता है, जिससे हमारे मन में रावण की थ्रेट वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए यहाँ टंकी ब्लास्ट होने पर रावण क्यूब्स के फॉर्म में फटेगा तो सही, पर हवा में ही वापस जुड़ जाएगा। ट्रांसफॉर्मर 4 जैसा सीन समझ लो। एक शॉट ये भी हो सकता है कि हवा में जीवन के पास रावण का हार्ट आ ही रहा होता है, पर फिर वो वापस उसकी बॉडी में जाके जुड़ जाता है। रावण और जीवन लुक एक्सचेंज करते हैं। तब तक बहुत से मीडिया वाले आ ही गए होते हैं। उनमें पीआर वाली गैंग भी होती है। वो जीवन को तो क्लिक कर लेते हैं, पर रावण वापस आकाशी के फॉर्म में आ जाता है और मीडिया वालों के पास जा रहा होता है। जीवन फिल्म की तरह वहां से छूमंतर होता है, पर इस बार बिना हार्ट के। और फाइनली प्रतीक और सोनिया का शेखर का रीबर्थ विटनेस करने पर इंटरवल होता है।